नमस्कार। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी कुछ कक्षा ली जाए। अभी तक का जो मेरा 25-30 साल का अनुभव है, वो आपके सामने रखूँ। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अर्थात चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा ज्योतिष प्रत्येक जीवित प्राणी को अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी अल्पकालीन या दीर्घकालीन रोगों का सामना करना ही पड़ता है। अब कुछ विद्वजन इसका कारण पिछले जन्मों के कर्मों का फल बताते हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण अभी हमारे पास सामने नहीं आया है। केवल भारत देश के कुछ पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में इसके बारे में कुछ जानकारी हमें अवश्य मिलती है। सृष्टि का संचालन एकमात्र विराट पुरुष परमात्मा के अधीन है, जिसका साकार रूप हमें ग्रहों के रूप में दिखाई देता है। कोई कहे कि भाई भगवान नहीं दिखता है, तो देखिए सूर्य भगवान आपको रोज दिखते हैं, है ना? तो जैसे देदीप्यमान सूर्य उस विराट पुरुष की आत्मा है, तो चंद्रमा उसका पूर्ण रूप से मन का प्रतिनिधि है। ठीक? मंगल इसका पराक्रम है, तो वाणी इसकी बुध है। जिसके द्वारा प्रदर्शित ज्ञान बृहस्पति है। प्रेम को प्रकट करके विश्व को प्रफुल्लित करने वाला ग्रह शुक्र है। सुख है तो दुख को निर्धारित करने वाला शनि ग्रह है। राहु और केतु क्लेश, दुख, बंधन, भय, निद्रा, भ्रम आदि पर अपना अधिकार रखते हैं और प्राणी को समय समय पर चिंता प्रदान करते रहते हैं। विश्व का एकमात्र सत्य क्या है? वो है मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। रोग इसका साधन मात्र है। जीवन भर यदि किसी व्यक्ति को रोग विशेष का अनुभव नहीं हुआ है, तो अंत समय अवश्य होता है। अब प्राचीन काल में आप देखिए, चिकित्सकों को चिकित्सा विज्ञान के साथ ज्योतिष शिक्षा अनिवार्य थी। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण वात, पित्त, कफ है ना? मेरा स्वयं का भी दृढ़ विश्वास है कि प्राचीन नाड़ी वैद्य जो है आपके हाथ की नाड़ी देखकर ये देख लेते थे कि रोग वात, पित्त, कफ में से किस कारण से हुआ है। कौन-सा स्वास्थ्य का इन तीनों स्तंभों में से डिस्टर्ब है, बिगड़ा हुआ है, और वो सीधे उसी की चिकित्सा करते थे। सूर्य पित्त प्रधान ग्रह है, चंद्रमा कफ और वायु प्रधान है, मंगल ये भी पित्त प्रधान है, बुध वात, पित्त, कफ त्रिदोष कारक है, जबकि गुरु कफ प्रधान है और चर्बी का कारक है। शुक्र वायु या वात प्रधान है और जननांगों पर इसका पूर्ण अधिकार है। शनि वात प्रधान है। त्रिदोष के अतिरिक्त ग्रहों को भी विभिन्न रोगों का कारकत्व दिया गया है। अब सभी ग्रहों को हम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम समझ जानते हैं कि भाई सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है, शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, जबकि राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। ये जिस राशि में होते हैं उस राशि स्वामी के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। राशियों की भी अपनी दिशाएं होती हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा की स्वामी है। फिर मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम दिशा की स्वामी है। फिर वृषभ, कन्या, मकर ये दक्षिण दिशा की स्वामी है। कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तर दिशा की स्वामी। अब पूरे विश्व में 12 राशियां मानी गई है। ये राशियां होती क्या है? तो आपने पिछली कक्षाओं में कभी देखा हो, मैंने बताया है। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, सितारों का समूह है। इसके बाद आता है नक्षत्र। नक्षत्र भी क्या है? वो ग्रुप ऑफ स्टार है, सितारों का समूह है। ये अपनी जगह से कभी हिलते नहीं। मेष राशि का कहाँ-कहाँ आधिपत्य है? इसी प्रकार 12 राशियों का मानव शरीर के भागों पर आधिपत्य कहाँ है? तो इस बारे में डिटेल में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं नक्षत्र पे। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों की खोज पहले हुई है। अगर आपने पुराने प्राचीन ग्रंथ पढ़े हों ज्योतिष के, और राशियों की खोज बाद में हुई। तो प्रत्येक नक्षत्र अन्य बातों का जब प्रतिनिधि है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है, उसी प्रकार यही नक्षत्र जो है
जहाँ हर बात कई बातों का प्रतिनिधि होते हैं, वहीं बीमारी और रोगों की सूचना भी देते हैं। उन रोगों में से कुछ न कुछ रोग व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, ये उसकी दशा भुक्ति अंतर पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आते हैं हम अश्विनी नक्षत्र। इसका जो आधिपत्य है, वो सिर और मस्तिष्क के ऊपर है। इसके द्वारा दिए गए जो रोग हैं, तो सिर में चोट, घाव होना, हरफीज होना, वातशूल, मूर्छा, बेहोशी, मस्तिष्क में रक्त का संचय हो जाना, ब्लड क्लॉटिंग बन जाना, मिर्गी और वो आधा सीसी का जो दर्द होता है, वो पक्षाघात, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, है ना? इसके अलावा आत्मविस्मृति, भूल जाना और अनिद्रा, मलेरिया, चेचक, ये सब अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, उनको इनमें से कोई न कोई पीड़ा परेशान कर सकती है। फिर आते हैं दूसरा नक्षत्र है भरणी। अब भरणी नक्षत्र जो है उसका आधिपत्य कहाँ है? सिर पर, मस्तिष्क पर, नेत्र और नेत्र ज्योति पर। तो इसके द्वारा जो दिए गए रोग हैं, वो सिर और नेत्र के आसपास होते हैं, वहाँ चोट लग सकती है। इसके अलावा रति रोग भी हो सकता है, सिफिलिस हो जाना, सुजाक हो जाना, एड्स, फिर चर्म रोग, फिर ठंड की वजह से होने वाले रोग, तो गर्मी से चेहरा और दृष्टि प्रभावित होती है, इनकी भरणी नक्षत्र वालों की। अब आते हैं हम कृत्तिका। कृत्तिका का प्रथम चरण में लेंगे, तो देखिए उसका आधिपत्य सिर पर होगा, मस्तिष्क पर, नेत्र ज्योति पर, है ना? लेकिन इसके द्वारा दिए गए रोगों में आ जाता है तेज ज्वर, बुखार होना, मलेरिया, प्लेग हो जाना, चेचक, हालाँकि अब चेचक नहीं होता, लेकिन वो छोटी माता की जो बीमारी होती है वो अभी भी है, खसरा हो जाना, दुर्घटना में घाव होना, कोई चोट होना और अग्नि, अग्नि का खतरा ज़रूर रहता है। तो कृत्तिका नक्षत्र वाले को जो है कभी न कभी प्रथम चरण जिसका जन्म हुआ है, उन्हें कभी न कभी आग से हानि हो सकती है, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा विस्फोट हो जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए, इससे भी सावधान रहें। फिर कृत्तिका नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, इसका जो आधिपत्य है, वो चेहरे के साथ-साथ गले पर, गले पर, टॉन्सिल पर, निचले जबड़े पर, सिर के पिछले भाग पर, यहाँ भी होता है। पर इसके द्वारा जो दिए गए रोग होते हैं, उनमें आ जाता है मुहासे, है ना? चेहरे पे अधिक दाग धब्बे हो जाना, आँखों में सूजन होना, आँख की बीमारी, गले का रोग और टॉन्सिल, टॉन्सिल बढ़ जाना, गर्दन में सूजन या अकड़न हो जाना, हुँ, नाक में पस पड़ जाना, साइनस की तकलीफ, फोड़े-फुंसी हो जाना, इस प्रकार, है ना? इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस करिए, वो है घुटने में कोई तकलीफ होना, हुँ, ये भी कृत्तिका नक्षत्र के अधीन आता है। अब आते हैं हम रोहिणी नक्षत्र पर। रोहिणी नक्षत्र का जो आधिपत्य है, वो चेहरे पर, मुँह पर, जीभ पर और टॉन्सिल पर, तालू पे, गर्दन और गर्दन की मांसपेशियों पर होता है। इसके द्वारा दिए गए रोगों में आता है एक तो गले में सूजन हो जाना, घेंगा रोग होना और शीत ज्वर, ठंड, कफ, पैरों में दर्द, सिर दर्द और स्त्रियों में देखा छाती में, सीने में दर्द होना या अनियमित मासिक चक्र हो जाना, ये भी आता है। फिर सूजन होना, ये रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत है। फिर आते हैं मृगशिरा। मृगशिरा का प्रथम और द्वितीय चरण आप लें, तो उसका आधिपत्य जो है चेहरे पर, अपने ठोड़ी पर, गाल पर, टॉन्सिल और तालु, गले के अंदर का हिस्सा, वहाँ हो सकता है। इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, उसमें मुहासे हैं, चेहरे पर चोट लग सकती है, फिर गले में सूजन, कान के पीछे गाँठें बन जाना, कान में दर्द हो जाना, फिर गलघोटू एक रोग होता है, वो खाँसी, जुकाम और कब्जियत का बने रहना, है ना? खास तौर पर मलावरोध कहते हैं हम इसे, कब्जियत का बने रहना, ये भी देखा गया है। फिर इसके आते हैं मृगशिरा के तीसरे और चतुर्थ चरण पर। इसका आधिपत्य जो है गले के साथ-साथ भुजाओं पर, कंधे पर, कान पर और स्वर तंत्र पर, थाइमस ग्लैंड होती है, ऊपर की व्यक्ति की पसलियाँ हैं, उस पर होता है। अब इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, वो है रक्त दोष, खुजली, साइटिका,
हाथों में फ्रैक्चर हो जाना, घाव होना, कंधों में दर्द होना, कंधे कंधे के लिगामेंट का खिंच जाना, फिर गुप्तांगों में रोग और हार्ट के ऊपर-ऊपर के हिस्से में जो प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी इसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र का जो अधिकार है, वो गले पर है, भुजाओं पर है, कंधे पर है और कान पर है। इसके द्वारा दिए गए रोगों में आता है गले में खराबी। कभी-कभी खाते-पीते कुछ गले में फँस जाता है, तो वो आद्रा नक्षत्र है ना? फिर अस्थमा, सूखी खाँसी, गलघोटू, श्वास के रोग, कान में होने वाले रोग, वो भी आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है 7वाँ पुनर्वसु। पुनर्वसु का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का जो अधिकार है, वो कान, गला, कंधा और फेफड़े पर है। इसके द्वारा जो रोग पैदा होता है, वो जनरली निमोनिया है। फिर कान में सूजन और दर्द है, फेफड़ों में कष्ट है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होना, घेंगा रोग हो जाना, फिर टीबी, रक्त विकार, फिर कमर में दर्द होना, है ना? ब्रोंकाइटिस और हृदय के आसपास की धमनियों में सूजन आ जाना, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत आता है। अब पुनर्वसु के चतुर्थ चरण की बात करें, तो पुनर्वसु के चतुर्थ चरण का जो अधिकार है, वो आपके फेफड़े पर है, श्वसन तंत्र पर है, छाती पर है, अपने आमाशय पर है, भोजन नली पर, ऑस्टियोफोगस पर भी है और अग्नाशय पर भी है। इसके द्वारा जो रोग दिए गए हैं या प्रदान किए जाते हैं, उसमें एक आता है क्षय रोग, जिसको आप टीबी कहते हैं। फिर निमोनिया, कफ, खाँसी, रक्त विकार और एक होता है चमड़ी का निकलना, उसको हम कहते हैं बेरी-बेरी, वो हो सकता है। जल शोथ, फिर आमाशय में सूजन, जिसको हम कहते हैं संग्रहणी, फिर अनियमित भूख लगना, श्वास नली में सूजन आ जाना और पीलिया, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पुष्य नक्षत्र। देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो अधिकार है, वो फेफड़े, आमाशय के साथ पसलियों पर भी है ना? हमारे आसपास की पसलियाँ, पेट के आसपास की। इसके द्वारा जो रोग दिए जाते हैं, उसमें एक टीबी भी आता है, कैंसर, फिर पीलिया, हुँ, फिर एक्जिमा, इसमें खुजली चल-चल के वो स्किन काली पड़ के खराब हो जाती है। स्कर्वी, मुँह से ब्रश करते समय खून आ जाना, मितली बार-बार उल्टी होने का जी करना, फिर आमाशय में छाले, अल्सर हो जाना, श्वास नली में घाव और पित्ताशय में पथरी बन जाना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र का जो अधिकार है, वो फेफड़ों के साथ-साथ आमाशय पर, भोजन नली पर, पित्ताशय पर और यकृत, लीवर पर भी होता है। तो इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, वो है वात रोग, फिर श्वास विकार, जल शोथ, अपच, पीलिया, घबराहट, दिमाग में डिस्टर्बेंस होना, स्नायु दुर्बलता, फिर कफ के द्वारा पैदा किए गए रोग और पेट के रोग। फिर किडनी में सूजन आ जाना, घुटने और पैरों में दर्द बने रहना, ये आश्लेषा नक्षत्र के अधीन होते हैं। फिर आता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का जो अधिकार है, वो हृदय पर, पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर, हुँ, और महाधमनी, हार्ट के अंदर एक महाधमनी होती है, उस पर इसका अधिकार है। इसलिए इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, उसमें हृदयाघात आता है, अचानक हार्ट अटैक, पीठ दर्द, फिर रीढ़ की हड्डी में डिस्टर्बेंस होना। इसके अलावा पानी से होने वाली बीमारी, खराब पानी पी लिया तो हैजा हो सकता है। दिल की धड़कन का अनियमित रहना, मूर्छा हो जाना, किडनी में पथरी होना, त्रिदोष होना और मानसिक रोग, ये भी मघा नक्षत्र के अधीन आते हैं। फिर आता है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र, इसका अधिकार हृदय पर है और रीढ़ की हड्डी पर है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, एक प्रकार की आप आईसी समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आईसी लगी होती है, इसमें अलग-अलग पिनें निकली होती है। यही किसी सर्किट का मदरबोर्ड होता है। हुँ, तो यही सब जगह सूचनाएँ पहुँचाती है। अब इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, उसमें एक संतान हानि, है ना?
गर्भपात, यदि किसी लड़की का पूर्वा फाल्गुनी का जन्म नक्षत्र है, तो आप देखिए उसको लाइफ में एक आध बार अबॉर्शन की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। फिर हार्ट पर अचानक कोई लोड ले लेना, कोई ऐसी खबर सुनना जिससे अचानक हार्ट अटैक आ जाए। जी, हृदय रोग, हृदय में सूजन और हार्ट के जो वाल्व खराब हो जाते हैं, उसका कारक भी यही है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। मेरुदंड में बल पड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो जाना, खून की कमी होना, बीपी डिस्टर्ब होना, नाड़ी दोष और टाँगों में दर्द होना, टखने में सूजन आ जाना, ये। फिर आता है उत्तरा फाल्गुनी। तो अब देखिए उत्तरा फाल्गुनी जो है 12वां नक्षत्र है ना? अब उत्तरा फाल्गुनी का जो अधिकार है वो रीढ़ की हड्डी पर है एकमात्र। तो पीठ और सर दर्द, क्योंकि उसका ऊपरी हिस्सा सर से जुड़ा हुआ है, गर्दन का। हुँ, वात विकार, प्लेग, खसरा और रक्तचाप और वायरल फीवर जो आजकल चलता है, फिर टाइफाइड जिसको आप मियादी बुखार कहते हैं, मूर्छा और मानसिक रोग, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। तो देखिए उत्तरा फाल्गुनी का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण का अधिकार हमारी आंतों पर और लीवर पर होता है। तो इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं उसमें एक तो आंत्र शोथ है ना? आंतों में सूजन आ जाना, संग्रहणी होना, आंतों में रुकावट और आमाशय में होने वाले रोग, एसिड का अधिक स्त्राव होना, गले और गर्दन में सूजन, लीवर खराब हो जाना, है ना? फैटी लीवर हो जाना। फिर पित्त के द्वारा पैदा होने वाला ज्वर, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आता है 13वां नक्षत्र हस्त। तो हस्त नक्षत्र का अधिकार आंतों पर, स्त्रावी ग्रंथियों पर और हमारे शरीर में पैदा होने वाले एंजाइम्स पर भी है। इसके द्वारा जो रोग दिए जाते हैं वो है गैस, गैस की समस्या, पेट दर्द, आंतों में रुकावट होना, सूजन होना और भूख कम लगना, अफारा, हैजा और पेचिश, जिसमें लगातार दस्त लगते रहते हैं पानी की कमी से। श्वास रोग हो सकते हैं, आंतों में कीड़े हो सकते हैं, है ना? शूल दर्द पैदा होना और उन्माद की स्थिति बन जाना, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत आता है। हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनको एक चीज़ और मैंने देखी है, मानसिक भ्रम रहता है। पढ़ा-लिखा भी याद नहीं रहता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी भी रहती है। फिर 14वां नक्षत्र आएगा चित्रा। चित्रा का आप देखिए तृतीय और चतुर्थ चरण का अधिकार यकृत के ऊपर है, लीवर पे है, हर्निया के ऊपर है और अपेंडिक्स के ऊपर है। हुँ। विदेशों में तो क्या करते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन से पहले निकलवा देते हैं, ताकि बाद में दर्द पैदा ना करे। तो अपेंडिक्स का दर्द बहुत होता है। ये हमारी आंतों का आखिरी हिस्सा होता है, जिसके अंदर यूरिक एसिड बनता है। क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य जो है कच्चा मांस खाता था जब तक अग्नि की खोज ना हुई थी। तो मांस खाने से जो यूरिक एसिड बनता था वो यहाँ जो है डाइल्यूट हो जाता था। लेकिन अब चूँकि ऐसा नहीं होता, सब पका हुआ ही खाते हैं, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है। बाद में पानी की कमी वग़ैरह हो से ये किसी प्रकार से सड़ जाती है और बहुत भयानक दर्द होता है। इसी प्रकार हर्निया, हर्निया के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जो कोई भी व्यक्ति खान-पान में अनियमितता रहता है, चाय जब खा लिया, कुछ तो भी खा लिया। हाँ, एक कोई टाइम टेबल बना रखा है कि भई मैं दिन में 8 बार रुक-रुक कर भोजन करूँगा, तो बात और है। अदरवाइज़ हर्निया एक तकलीफ़ है। जो केवल वज़न उठाने से नहीं होती है, अनियमित खान-पान से भी होती है, इसमें पेट में एक दर्द बना रहता है। और लीवर की प्रॉब्लम तो मैंने बताई दी। इसके द्वारा जो चित्रा नक्षत्र का रोग प्रदान किए जाते हैं, उसमें किडनी में आ जाती है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो जाना, पेशाब का रुकना, डायलिसिस पर जाना, फिर कई बार बहुमूत्र की शिकायत हो जाना, पथरी, सर दर्द, दिमाग की प्रॉब्लम, कमर दर्द और लू लग जाना, ये भी होता है। फिर 15वां नक्षत्र आएगा स्वाति। स्वाति नक्षत्र का जो अधिकार है वो हमारी चमड़ी के ऊपर है, स्किन के ऊपर है, किडनी के ऊपर है, मूत्र की नली के ऊपर है, मूत्राशय के ऊपर है, हार्निया और अपेंडिक्स के ऊपर भी है। तो इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं वो मूत्र रोग है, यूरिन में प्रॉब्लम होना, मूत्र नली में छाले पड़ जाना, पस पड़ जाना, चमड़ी के रोग हो जाना, खुजली होना, सफेद दाग की बीमारी हो जाना। और बहुमूत्र का रोग हो जाना, किडनी
किडनी में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये भी पैदा करता है। फिर अब हाँ, 15 के बाद आपका 16वां नक्षत्र आएगा विशाखा। इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण का जो अधिकार है, वो पेट के निचले भाग पर है ना? और मूत्राशय पर है, गुर्दों पर है और अग्नाशयी ग्रंथियों के ऊपर भी है। इसके द्वारा जो रोग दिए जाते हैं, डायबिटीज़, बेहोशी होना, किडनी की कुछ प्रॉब्लम होना, किडनी में किसी प्रकार का मवाद हो जाना, शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाना, चक्कर आना। अब डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ज़रूरी नहीं किसी एक नक्षत्र से संबंधित हो। आज की जो वर्तमान कलयुग में जीवन शैली है, उसमें या तो व्यक्ति बहुत अधिक खा लेता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि शुगर बनती है, या मिठाई अधिक खाए शुगर बनती है। लेकिन शुगर का जो वास्तविक कारण है, वो है मानसिक चिंता। चिंता, परेशानी, घबराहट लगातार बनी रहेगी, तो व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ की बीमारी किसी एक नक्षत्र के अधीन में नहीं आती है। किसी भी प्रकार के नक्षत्र स्वामी में जन्म हुआ हो, उसको ये समस्या हो सकती है। वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा है, 100 बीमारियों की एक बीमारी मानी जाती है। अब आता है 16वां नक्षत्र विशाखा। विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण लें, तो इसका जो अधिकार है, वो मूत्राशय पर, मूत्रनली पर और गर्भाशय पर और प्रजनन अंगों पर होता है और मलाशय पर, प्रोस्टेट ग्लैंड पर। ठीक। तो अब इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो गर्भाशय के रोग होंगे, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से संतान न होना, नाक से नकसीर होना, खून निकलना, गुर्दे में घाव हो जाना, है ना? पथरी बन जाना, ये। फिर आता अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का अधिकार जो है मूत्राशय पर, मलाशय पर, प्रजनन अंगों पर, गुदा पर और प्रजनन अंगों के आसपास की जो अस्थियाँ होती है, उन पर भी इसका अधिकार होता है। इसलिए इसके द्वारा जो रोग दिए जाते हैं, मासिक धर्म में रुकावट पैदा होना, या जब स्त्रियों को मासिक धर्म का समय आता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पीड़ा होना। हुँ। फिर रक्तस्राव की कमी, अंधत्व, संतान पैदा न होना या संतान पैदा होने में बहुत विलंब होना, कब्ज़ियत होना, सूखी बवासीर का रोग हो जाना, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर, गले में दर्द, कफ और लगातार नाक बहते रहना, है। ये। अब आते हैं हम इसके बाद 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो अधिकार है, वो महिलाओं के इसमें अंडाशय पर, पुरुषों के इसमें शुक्राणुओं पर होता है, गर्भाशय पर, प्रजननांग पर, बड़ी आंत पर और मलद्वार पर, ऐसा। तो इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, महिलाओं को श्वेत प्रदार, सफेद पानी आना, खूनी बवासीर होना, रति रोग हो जाना, प्रजनन अंग संबंधी रोग होना, भुजाओं और कंधों में दर्द होना और किसी प्रकार का शरीर में ट्यूमर बन जाना। अब आते हैं 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र का जो अधिकार है, वो कूल्हों पर, जांघ पर और कमर की हड्डियों पर, नितंब पर, साइटिका तंत्र पर। तो इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं, वो कटिवात, गठिया, कमर दर्द, श्वास रोग और लो बीपी और मति भ्रम होना। इसमें से कोई न कोई एक रोग उसको कभी न कभी सामने आएगा ही आएगा। ये शरीर में कहते हैं ना, कोई मशीन बनाई है तो एक आधी डिफेक्ट रह ही जाता है, क्योंकि 100% मशीन तो आज तक नहीं बनी। अब आता है 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अधिकार जो है, हमारे जाँघों पर और कूल्हों पर होता है। इसके द्वारा जो रोग दिए प्रदान किए जाते हैं, उसमें गठिया है, हड्डियों में होने वाला रोग, कटिवात, साइटिका, डायबिटीज़ और प्रमेह होना, अफारा, अपचन, फेफड़ों में कैंसर हो जाना, श्वास रोग, घुटने में सूजन और अधिक ठंड की वजह से होने वाली बीमारी, रक्त प्रदूषण होना, धातु की हानि होना, ये सब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधीन आते हैं। फिर आता है 21वां नक्षत्र अ, उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण लें, तो उसका अधिकार भी जांघ पर और कमर के आसपास की हड्डियों पर होता है और धमनियों पर होता है। हमारे जो ऊपर की नसें दिखाई देती है, ये तो शिराएँ हैं, लेकिन धमनियाँ अंदर की तरफ होती हैं, जो बारीक-बारीक धागे के समान होती हैं। तो इसके द्वारा जो रोग दिया जाता है, वो साइटिका, गठिया, कमर दर्द
और पेट का रोग हुआ, चर्म रोग हुआ, आँखों के रोग हुए, श्वसन संबंधी रोग हो गए। फिर उत्तराषाढ़ा का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण को लें तो उसका अधिकार चमड़ी पर, घुटने पर और घुटने की जो कटोरी होती है, घुटने का ढक्कन जिसको आप पटेला भी बोलते हैं, उस पर होता है। इससे संबंधित जो रोग होते हैं, गैस से संबंधित रोग होना, एक्जिमा हो जाना, चर्म रोग होना, कोढ़, श्वेत कुष्ठ हो जाना, गठिया, हृदय की धड़कन कम ज्यादा होना और डाइजेशन सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना, ये सब उत्तराषाढ़ा के अधीन आएंगे। फिर 22वां नक्षत्र आएगा श्रवण। श्रवण नक्षत्र का अधिकार जो है घुटने पर और चमड़ी पर होता है। इसके द्वारा जो रोग दिए जाते हैं वो चमड़ी काली पड़ जाना, खुजली हो के, कोढ़ हो जाना, फोड़े फुंसी होते रहना, गठिया, टीबी और अतिसार, मतलब लगातार दिन में कई बार दस्त लगना, संग्रहणी का रोग होना, अपचन, डाइजेशन सिस्टम बेकार हो जाना, बार बार डकारे आते रहना जबकि खाया पिया कुछ नहीं, तब भी ऐसा होता है। फिर आता है 23वां नक्षत्र धनिष्ठा। इसका प्रथम और द्वितीय चरण की बात करें तो उसका अधिकार भी घुटने की कटोरी के ऊपर होता है, घुटने की हड्डियों पर होता है और पैर पर। तो इसके द्वारा रोग जो दिए जाते हैं वो पैरों पर आते हैं। तो पैरों में चोट लगना, लंगड़ापन हो जाना, कई बार उसकी हड्डियों में कोई सड़न पैदा हो जाए तो पैर तक काटना पड़ जाता है, फोड़े हो जाना, हिचकी आना, उल्टियां होना और सूखी खांसी, ये भी जो धनिष्ठा के नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में आते हैं। फिर धनिष्ठा का तृतीय और चतुर्थ चरण की बात करें हम तो उसका अधिकार जो है आपके टखने पर है, पिंडलियों पर है और भुजाओं पर भी। तो टांग में फ्रैक्चर होना, रक्त विकार होना, खून में गर्मी का बढ़ जाना और मूर्छा, बेहोशी होना, हृदय रोग, हाई बीपी हो जाना, ऐसा। तो इस प्रकार इसमें भी ये आते हैं। अब जैसा क्या बोल रहा था, हाँ, टांग में फ्रैक्चर की बात कर रहे थे तो देखा है मैंने कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले को कभी न कभी लाइफ में ऐसा एक्सीडेंट होता है कि उसका टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर आता है 24वां नक्षत्र शतभिषा। अब शतभिषा नक्षत्र का अधिकार जो है आपकी पिंडली और पिंडली की मांसपेशियों पर होता है, यानी घुटने से लेकर पंजे तक के बीच का हिस्सा। तो इसके द्वारा भी टांग में फ्रैक्चर होना, लंगड़ाना, हृदय रोग हो जाना, कोढ़ और हाई बीपी की समस्या आती है। फिर आता है 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद। तो पूर्वा भाद्रपद का प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण का अधिकार जो है टखने पर ही होता है ना। देखिए घुटना एक है लेकिन घुटने के अंदर बहुत सारी चीजें, तो इसके द्वारा जो रोग प्रदान किए जाते हैं वो टखनों में सूजन होना, हार्ट का साइज बढ़ जाना, ये भी पाया गया, और बीपी की शिकायत होना और पानी से होने वाली बीमारी। तो इसको, इन लोगों को साफ पानी जरूर पीना चाहिए। उसके बाद आता है पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण। इसका अधिकार पैर पर और अंगूठे पर होता है। तो पैरों में सूजन, पैरों में गांठ पड़ जाना, लीवर में वृद्धि, फैटी लीवर हो जाना, लिवर सिरोसिस, हर्निया, पीलिया और अतिसार, ये भी इस नक्षत्र के अधीन आते हैं। फिर आएगा 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। इसका अधिकार पैरों पर ही होता है। तो गठिया, पैर में फ्रैक्चर होना, पैरों में दर्द रहना और डाइजेशन सिस्टम का बिगड़ जाना, हर्निया, टीबी और पेट से संबंधित प्रॉब्लम इनको पैदा होती है। अब आता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का अधिकार पांव पर और पंजे पर होता है ना। तो पैर की हड्डी बढ़ जाना, पंजे की, पांव में हड्डी का बढ़ जाना और पैरों का खराब होना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, आंतों में छाले रहना, फिर बहरापन, कानों में कम सुनाई देना, कान में तकलीफ होना, कान से पस्त का निकलना। इसके अलावा किडनी में सूजन और ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, वो भी इस नक्षत्र के अधीन आते हैं। अब भाव की बात करें तो देखिए कुंडली में 12 भाव होते हैं। सभी भाव हमें जीवन में कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने पहले भी अपने वीडियो में, क्लास में कई बार बोला है कि
भाग्य का भाव सिर्फ 12वां नवम भाव नहीं होता है, 12 के 12 भाव जो है भाग्य के भाव होते हैं। हर भाव आपको कुछ न कुछ प्रदान करता है ना? पंचम भाव संतान देता है, तो सप्तम भाव जीवन साथी पार्टनर भी देता है, तो अकेला नवम भाव भाग्य का नहीं होता है, सभी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो पूरे 12 भावों द्वारा रोग का विचार हम करें, तो उसमें क्या जानकारी निकल के सामने आती है? तो देखिए सबसे पहले अपन आते हैं चार्ट में लग्न के ऊपर। लग्न प्रथम भाव है, ये हमारा सिर है। तो मानसिक व्याधि, मानसिक दुर्बलता, आईक्यू का कम होना, और मेमोरी पावर का वीक होना, ये इसके द्वारा होगी। जब कभी भी लग्न या लग्नेश पीड़ित होगा, तब ये। तो जब तक कि शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार की क्षमता का मूल्यांकन करना हो, तो लग्न से करना चाहिए। लग्न की सबलता और निर्बलता पर ही किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य निर्भर करता है। हुँ। अब दूसरा भाव, दूसरे भाव को आप देखें, तो लग्न के आस-पास 2 भाव नज़र आते हैं आपको, बीच में लग्न है, तो इधर दूसरा भाव, तो इधर 12वाँ भाव है। ये अगर आपका चेहरा है, तो ये दोनों आप आँखें समझ लीजिए, है ना? तो द्वितीय भाव का अधिकार जो है नेत्र पर होता है, मुख के जो खोलते से ऊपर-ऊपर का हिस्सा अंदर का जो सामने नज़र आता है, वो सब हो गया। दाँत भी आ गए उसमें, ज़ुबान का ऊपरी हिस्सा भी आ गया, हुँ, कंठ का स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया, ठीक। और मृत्यु का विचार भी हम इससे करते हैं, है ना? अब इसके बाद आता है तीसरा भाव। तीसरे भाव की हम बात करें, तो तीसरा भाव गले का अंदरूनी हिस्सा है, कंठ विकार, खाँसी होना और श्वास की प्रॉब्लम होना, हुँ। और फुसफुस विकार बोलते हैं, गलगंड, हाथों या कंधों में, शोल्डर में दर्द पैदा हो जाना। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कभी जब बॉल बहुत ज़्यादा ज़ोर से डालते हैं, तो लगातार बॉल डालने पर लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है। जी। फिर चौथा भाव वक्षस्थल का है, फेफड़ों का है, ब्रोंकाइटिस का है और हृदय का भी है। इसके अलावा मनोरोग का भी है। जी, ये भी ध्यान रखें। मनोरोग का भी विचार इससे कीजिए आप, खाली लग्न से ही नहीं, ठीक? क्योंकि इस भाव का कारक ग्रह तो चंद्रमा है। अब पंचम भाव पर आए, तो पंचम भाव पेट का स्टार्टिंग पॉइंट है। हुँ, मंद अग्नि हो जाना, मतलब भूख कम लगना, फिर लीवर में प्रॉब्लम होना, फिर अरुचि पैदा हो जाना खान-पान में, पेट में होना और जो गुर्दों का ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ तक तकलीफ पैदा हो जाना, पंचम भाव। कहने को तो पंचम भाव छठे का विरोधी है, लेकिन हर भाव मैंने कहा बीमारी तो देता ही है। फिर छठे भाव पर आए, छठा भाव जो है आपके पेट का अंदरूनी हिस्सा है, आंतों का पुच्छ शूल है, आंत्र शोथ है ना? संग्रहणी की बीमारी दे सकता है खान-पान में अनियमितता से और लीवर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी ध्यान रखें, है ना? ये रोग और शत्रु का भाव तो है ही, तो विशेष तौर पर जो है जन्म पत्रिका में हम रोगों का विचार छठे भाव से करते हैं। अब आया सप्तम भाव, देखिए सप्तम भाव बिगड़ जाए तो प्रमेह होना, मूत्र रोग हो जाना, मधुमेह की बीमारी, सिफिलिस, गुप्त रोग होना, है ना? और एड्स की बीमारी होना, डिंबाशय और फैलोपियन ट्यूब, डिंब नलिका बोलते हैं इसको वो, और गर्भाशय के रोग हो जाना, किडनी की प्रॉब्लम, है ना? इसी से होती है। तो ये उसका कारक है। 8वें भाव की जब आप बात करते हैं, तो 8वाँ भाव मृत्यु का भाव कहा गया है। लेकिन वास्तव में वो आयु का भाव है, तो अगर आयु कम है, तो ऑटोमेटिकली वो मृत्यु का भाव कहलाता है। इस भाव से भी जो है लीवर की प्रॉब्लम देखी जाएगी, लीवर का अंदरूनी हिस्सा, फिर रक्त के विकार, वायु विकार और इसके बाद मूत्रकच्छ, बार-बार पेशाब आना, गर्भाशय, है ना? गर्भाशय का अंदरूनी हिस्सा, इसी से। फिर वीर्य दोष, है ना? शिश्न की जड़ में पैदा होने वाला दर्द, वो भी इसी में आएगा। नवम भाव की बात करें, तो ये भी जो है मज्जा को, यानी बोन मैरो को प्रतिनिधि करता है। बोन मैरो को खराब हो जाना, बोन मैरो की कमी हो जाना और लेडीज़ के मामले में फैलोपियन ट्यूब का बिगड़ जाना या उसका बंद रहना। फिर आता है दसम भाव।
देखिए, दशम भाव घुटनों को प्रतिनिधि है। इसके अलावा वात रोग, आम रोग, आम वात कहते हैं जिसको, है ना? आम वात, वो भी होता है। त्वचा के रोग भी हो सकते हैं। जी, एक प्रकार से मेरे हिसाब से तो त्रिदोष का कारक भी होगा दशम भाव। 11वें भाव पर आएँगे तो कमर से लेके घुटने तक के बीच चोट लगना, अस्थि का भंग हो जाना, है ना? पिंडलियों में दर्द की स्टार्टिंग, घुटनों में तकलीफ, अंदरूनी हिस्से में ये, और ठंड लगना, ये भी 11वें भाव के अधीन है। 12वाँ भाव जो है, ये अंतिम भाव है, ये पैरों में तकलीफ देता है, नेत्र लोग, है ना? और प्रजनन अंग में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाना, मैं तो कहूँगा चोट लगना। आप देखिएगा कि किसी के भी यहाँ पर मंगल या केतु हो, या दोनों हो, या वहाँ विराजमान केतु पे मंगल की दृष्टि हो, या वहाँ विराजमान मंगल पर केतु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को जनन अंग में चोट अवश्य लगती है, किसी न किसी प्रकार से। ये लंगड़ापन भी दे सकता है, 12वाँ भाव, और दृष्टि दुर्बलता का भी कारक है। कारागार के कष्ट भी यही है, रोग प्रतिरोध क्षमता में जो कमी होती है, वो 12वें भाव की वजह से हो सकती है। तो इस प्रकार से नक्षत्र के ऊपर और भावों के आधार पर हमने अभी जो है रोगों के ऊपर चर्चा की। अगले कक्षा में हम इससे आगे चलकर और अन्य बातों पर भी विचार करें।